देखो पहली न्यूज जीका वायरस को लेकर है। नाम से पता चल रहा है कि वायरस है। अब ये जो वायरस है फैलता कैसे है? ये फैलता है मच्छर से। तो मच्छर का नाम क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देख लो। और दूसरी चीज, ये मच्छर कोई और बीमारी फैलाता है क्या, वो देख लेंगे। इस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी मच्छर। ठीक है, ये एक मच्छर है जो कि फैलाता है जीका वायरस। और ये जो मच्छर है ये डेंगू भी फैलाता है, चिकनगुनिया भी यही फैलाता है, और येलो फीवर भी यही फैलाता है। मैं 3 दिन से बीमार था, मैंने आज टेस्ट कराया ब्लड टेस्ट का, उसमें डेंगू प्रोफाइल भी था। भगवान की दुआ से डेंगू तो नहीं है मुझे। फिर मैंने कोविड का भी टेस्ट कराया है, भगवान की दुआ से कल देखते हैं कोविड है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब मुझे, अगर मुझे डेंगू होता तो मुझे कौन सा मच्छर काटता? एडीज इजिप्टी मच्छर काटा होता। तो ये जीका जो वायरस है, असल में ये जो मच्छर है ये एक तरह का वेक्टर है, ये वायरस लेके उड़ता है और जिसको काटता है उसके अंदर वायरस क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। ये जो यहाँ पे कहीं लिखा होगा इसका नाम भी, ये जो वायरस है ये लिखा तो है, ये जो जीका वायरस है इसकी फैमिली का नाम है फ्लैवी वायरस, ये इसके परिवार का नाम है। तो फ्लैवी वायरस परिवार में से ही डेंगू होता है, उसी परिवार का चिकनगुनिया है, उसी परिवार का येलो फीवर है, उसी परिवार का जीका वायरस है। ये एक परिवार है, फ्लैवी वायरस एक परिवार है और इस परिवार से कई सारी बीमारियां निकलती हैं। इस वायरस को लेकर चलने वाला जो वेक्टर है, जो गाड़ी है, वो कौन सी है? वो मच्छर है जिसका नाम है एडीज इजिप्टी मच्छर। यहां तक की ब्रीफिंग क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। अब शुरुआत में जो मच्छर था, ये जो बीमारी थी जीका वायरस की, ये बंदरों में मिली थी। ये बीमारी हमें बंदरों में देखने को मिली थी और बंदर हमारे पूर्वज ही हैं, तो जो बंदरों में होगा अल्टीमेटली हमको हो ही जाएगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, अब ये जो जीका वायरस है इसको कहीं कहीं अफ्रीकन वायरस भी कहते हैं, कहीं कहीं ब्लैक वायरस भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये मिला है हमें कहा, तंजानिया से। ये हमें कहां से मिला है? युगांडा और तंजानिया में पहली बार देखने को मिला था ये, इसलिए कहीं कहीं इसका नाम अफ्रीकन वायरस भी कह देते हैं, कहीं कहीं ब्लैक वायरस भी कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये जीका वायरस किसी को अगर हो जाता है, तो बड़ा व्यक्ति को अगर जीका वायरस लगता है तो वो ठीक ठाक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला है, और अगर उसको जीका वायरस लग गया, तो उसके पेट में जो नवजात पल रहा है ना, उसके शरीर, उसके जो सिर है, उसका जो हेड है, उसकी साइज थोड़ी छोटी रह जाती है। इस लाइन में देखना, यहाँ कहीं लिखा होगा। सर किसी का माइक अनम्यूट है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। भाई किसी का माइक जिसका चालू है बंद कर लो यार। मैंने कहा जीका वायरस अगर किसी गर्भवती महिला को हो गया, ये लग गया जीका वायरस, किसी गर्भवती महिला को लग गया, एडीज इजिप्टी मच्छर ने उसको काट लिया, और उसके पेट में जो नवजात पल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तो उस बच्चे का क्या होता है? जो बच्चा भी गर्भ में है, उसका जो हेड है, उसका जो सर है, वो नॉर्मल साइज का नहीं हो पाता। जितना उसके सिर की साइज होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, थोड़ा छोटा रह जाता है। और इस प्रोसेस को कहते, यानी ये जो पूरा फिनोमेना हुआ है जिससे उस बच्चे का सर जो है वो नॉर्मल ना रह के थोड़ा छोटा रह गया, उसको कहते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली, असल में माइक्रो मतलब होता है लघु या छोटा, और ये जो सिफेली शब्द है, सिफेली, हमारा जो सर है उसकी जो ऊपरी कवरिंग है, जैसे नारियल होता है ना, नारियल के ऊपर कठोर कठोर हिस्सा होता है, तो जो हमारा सर है, जो कठोरपन है उसमें, जो हार्डनेस है, उसको कहा जाता है सिफेली, उसको सिफेली कहा जाता है। तो माइक्रोसिफेली मतलब जो आपका पूरा तरबूज है, नारियल है, वो छोटा रह गया। ठीक है, तो अगर किसी गर्भवती महिला को इसने काटा, तो ये आशंका रहती है कि नवजात जब पैदा होगा तो उसके सर का जो साइज होगा वो नॉर्मल रह के छोटा रहेगा, और उस चीज को कहते हैं माइक्रोसिफेली। ये बात क्लियर हो रही तो रिप्लाई कर दो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक उनके लिए हो जाता है, बेचारा जो बेचारे गर्भ में बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। इसकी कोई दवा नहीं है। पहली चीज तो जीका वायरस की ना कोई वैक्सीन है ना कोई दवा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान को मार डालता है, अपने आप इंसान ठीक हो जाता है। आज की हमारी इस न्यूज में एंटीबायोटिक जो हमारी बॉडी है उसके लिए भी कुछ जिक्र है कि हमारे पास कौन से इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं, हमारे टी सेल क्या है, बी सेल क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी। इसकी ना कोई वैक्सीन है ना कोई मेडिसिन है, बस जो सबकी मेडिसिन वैक्सीन है उसी का घोल घाल करके अपन लोग डॉक्टर लोग चला देते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को हो गया तो जब वो पैदा होगा तो उसका माथा छोटा रहेगा, माथा मतलब सर छोटा रहेगा, और जीवन भर एक तरह से वो विकलांग ही रहेगा। तो ये बड़ा ही दिक्कत वाली चीज है। ठीक है, बड़े लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक ठाक हो जाते हैं, बच्चों का ही दिक्कत है बस। अगली न्यूज में चलते हैं। लॉन्च ऑफ प्रशिक्षण पोर्टल। पोर्टल मतलब मोटे तौर पे वेबसाइट, पोर्टल मतलब वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आदि मतलब यहाँ पे आदि मतलब आदिवासी से है। यहाँ पे आदि मतलब आदिवासी से, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, ये हेडिंग ही अपने आप में सब बता रही है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जो हमारी जनजाति कल्याण की मंत्रालय है, उसने एक वेबसाइट लॉन्च की। उस वेबसाइट में उसने ये कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे। किसको देंगे ट्रेनिंग? ट्राइबल लोगों को देंगे, आदिवासी को। अब वेबसाइट से ट्रेनिंग देंगे तो ये तो तय हुआ कि भाई ये ट्रेनिंग कैसी होगी, इनको ऑनलाइन मिलेगी। ये ट्रेनिंग इनको कैसी मिलेगी? ऑनलाइन मिलेगी। अब इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाएंगे? ऐसी चीज सिखाएंगे जिससे उनका रोजमर्रा के काम हो सके और वो कुछ अपना जीविकोपार्जन कर सके। जैसे मोटे तौर पे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लड़ाई झगड़ाई जो सब है वो सब सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें आदि मतलब आदिवासी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही, वो ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। अब उस ऑनलाइन ट्रेनिंग से वो कितना सीख लेगा आदिवासी या ट्राइबल, वो तो भगवान जाने, मिनिस्ट्री जाने, लेकिन हमारे लिए न्यूज है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। न्यूज क्लियर है? रिप्लाई कर दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके नाम में देखो आदि मतलब आदिवासी वाला आदि है ये। ठीक है, तो बाकी चीज क्लियर हो गई। अगली न्यूज है बिजली सेक्टर को लेकर, विद्युत सप्लाई को लेकर एक स्कीम सरकार ला रही है। वैसे स्कीम तो पुरानी है, लेकिन ये स्कीम ला क्यों रही है ये हमें जानना है। कुछ टर्म्स रहेंगे उनको हमें समझना रहेगा बस। स्कीम का नाम है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। यानी पहली चीज तो आप दो तीन बातें जानो कि जो बिजली है, ये बिजली का आपको ग्रिड दिख रहा है, जो बिजली आपके घर आती है, तो उस बिजली को एक होता है जो उसको प्रोडक्शन करता है, यानी एक जो होती है वो उत्पादन करता है, बिजली को बनाता है। एक उसका उत्पादन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाम ले ले एनटीपीसी का, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये कोयले से बिजली बनाती है। दूसरा है, दूसरी तरह की जो कंपनी होती है वो ट्रांसमिशन करती हैं, यानी उसका एक तरह से क्या कहें, संचारण करती हैं कि भाई बिजली एक जगह बन गई, मान लो बिजली कहाँ बन रही है, बिजली बन रही है शहडोल में, लेकिन पहुंचनी कहाँ, इंदौर तक। तो बीच में आपने बड़े बड़े टावर देखे होंगे। माइक बंद करो भाई, किसी का चालू है माइक। तो आपने बड़े बड़े वो बिजली के खंबे देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे बिजली के खंबे, जिससे आपको पता चल जाता है कि इससे बिजली तो मतलब इससे डायरेक्ट हमें बिजली नहीं मिलती, लेकिन आपको बहुत ऊंचे ऊंचे इस तरह के पोल्स दिखते हैं, इस तरह के पोल्स दिखते हैं ऐसे। ये जो पोल होते हैं ना, ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और इसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे देश में, उसका नाम है पावर ग्रिड। यानी बिजली बनाया कोई, दूसरा ये जो पावर ग्रिड है इसने इसका ट्रांसफर किया, पावर ग्रिड। अभी भी आपके घर में बिजली नहीं पहुंची, अभी बिजली बनी है कहीं और, फिर बिजली आपके शहर तक लाई जा रही है, उसके बाद अब बिजली का वितरण होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
तो जिस बिजली ऑफिस को आप जानते हैं जहां पे आप जाके बिल जमा करते हैं, कभी उसका नाम देखना तो उसका नाम लिखा रहेगा वितरण केंद्र या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इंग्लिश में डिस्कॉम कहते हैं। तो 3 तरह से बिजली अब ये जो वितरण वाले लोग हैं, ये लोग आपके घर बिजली पहुंचाते हैं। इन लोगों का एक ग्रिड होता है, वहां से बिजली आपके पास वाले ट्रांसफार्मर तक आती है, फिर आपके बिजली के पोल तक आती है, उस पोल से केबल के माध्यम से आपके घर की एमसी मेन जो एमसीबी है वहां तक आती है, उसके बाद आपके घर में बिखर जाती है। तो हमारे देश में जो बिजली का कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में जो कॉन्सेप्ट है ऐसा ही है। एक कोई प्रोडक्शन कर रहा है, फिर एक कोई ट्रांसमिशन कर रहा है, और एक कोई क्या कर रहा है, वितरण कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम सोलर पैनल की बात करें जो अपने घर में हम लगाए हैं, तो वो वहीं पे बिजली बना रहे हैं और वहीं पे यूज हो रही, यानी संचारण या ट्रांसमिशन का तो रोल ही खत्म हो गया। यहां तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर, यस सर। क्लियर है सर। हाँ पूछो। अभी भी कुछ प्लेसेस ऐसी है ना जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जैसे राजस्थान वगैरह में कुछ प्लेसेस हैं अभी भी। हाँ है ना, वो 100% बिजली कहाँ से दे देंगे, अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सी और चीजें हमें करने के लिए, फिर भी सरकार कर रही है, उजाला स्कीम लाई हुई है और उसके तहत काम किया ही जा रहा है। ठीक है। और भारत सरकार का जो डेफिनेशन है कि किसी एक इलाके में अगर किसी गांव में या किसी शहर में 10% बिजली पहुंच गई है 10% घरों में, तो उस पूरे गांव को हम 100% बिजली युक्त कह सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे बिजली ना पहुंची हो। ये अलग बात है कि 100% घरों में नहीं होगी, लेकिन हर घर में पहुंच गई है। और जहां तार से नहीं पहुंची वहां सोलर पैनल लगा के बिजली पहुंचा दी हमने। अब सवाल ये है कि ये जो वितरण वाला चीज था, डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज था, अब सबसे ज्यादा घाटा इनको लगता है। क्यों भाई? जिसने बिजली बनाई उसने तो फटाफट पैसा लिया आपसे, पावर ग्रिड से पैसा लिया, पावर ग्रिड ने बिजली ट्रांसफर करी, उसने वितरण कंपनी से फटाफट पैसे ले लिया। अब वितरण कंपनी ने लोगों को बांटी बिजली। अब यहीं पे होती चोरियां, यहाँ पे नेता लंगर चलता है, यहाँ पे लोग बिल नहीं भरते हैं। तो सबसे ज्यादा घाटे में कौन रहते हैं? ये डिस्कॉम हमेशा घाटे में रहते हैं। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये हमेशा घाटे में रहती हैं, क्योंकि यहीं पे जिसको आप बिजली ऑफिस जानते हो वो वितरण कंपनी है, वो डिस्कॉम है। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। अब 2015 में सरकार ने एक उदय स्कीम निकाली थी, उदय स्कीम, उदय, ये 2015 में सरकार ने निकाली थी। इसका फुल फॉर्म था उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके तहत ये जो डिस्कॉम है जो इतने घाटे में है ही है भाई, वो उसने आपके घर बिजली दे दी, 1 महीने बाद जब लाइन में गया आपसे पैसा मांगने तो आपने उसको डंडा मार दिया, भाग जाओ बिजली को पैसा नहीं देंगे। लेकिन उसने तो बिजली कहीं से खरीदी है ना, तो ये घाटे में जाती है। नेता जो मंत्री हैं और जो पावरफुल लोग हैं उनके घर से कभी पैसा नहीं आता है। बाद में सरकार योजना चला देती है कि भाई बिजली बिल माफ, लेकिन बिजली बिल माफ तो माफ, लेकिन बिजली बिल माफ, लेकिन बिजली बिल का पैसा तो दो, क्योंकि एनटीपीसी ने तो पैसा लिया ना हमसे, पावर ग्रिड ने तो हमसे पैसा लिया। माफ मतलब क्या होता है? खैर, तो मतलब ये डिस्कॉम जो है ये हमेशा बर्बाद रही है, ये हमेशा कमजोर रही है, ये हमेशा घाटे में रही है। तो इन्हीं को सुधारने के लिए सरकार ने रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लॉन्च की है। इतना लंबा नाम याद मत रखो, ये बस जानो सरकार इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, इन लोगों की जो बैलेंस शीट है उसको सुधारना चाहती है। इसके लिए अभी 2 महीने पहले सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए दिया था, 90,000 करोड़ रुपए इन डिस्कॉम कंपनी को। असल में डिस्कॉम कंपनी अच्छा काम करे, लेकिन बीच में जो ये पॉलिटिक्स आती है ना, जैसे अपने शिवराज मामा कह देते हैं बिजली बिल माफ मत भरो, 4-4 लाख रुपए का बिजली बिल माफ, तो माफ पैसा कौन देगा भाई? तो ये इसलिए घाटे में चली जाती है। तो अभी 2 महीने पहले 90,000 करोड़ रुपए का इनको कैश मतलब पैकेज मिला है देश भर की सारी डिस्कॉम को। और अभी ये जो स्कीम है रिवैम्प स्कीम, इस स्कीम में असल में क्या है, दिल्ली की 2 बड़ी संस्थाएं हैं, एक का नाम है पीएफसी और एक का नाम है आरईसी, ये नाम लिखा होगा। ये दिल्ली की 2 बड़ी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं। एक का नाम है आरईसी यानी ग्रामीण अभियांत्रिकी कंपनियां, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है ये, और दूसरा है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोनों दिल्ली बेस्ड है, केंद्र सरकार का इनमें स्टेक है। ये दोनों एक तरह से गाइडलाइंस बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और ये इनका काम रहेगा जो भी डिस्कॉम है ना उनसे
अपने जो भी नियम कायदे कानून ये बनाए हैं उसको फॉलो करवाना। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि भाई रोज तुम उसकी राइटिंग अच्छी नहीं, तो मैंने कहा रोज तुम 2 पेज लिख के लाओगे। तो अगर वो रोज 2 पेज लिख के लाएगा, मैं उसको रोज चेक करूंगा, तो हो सकता है 1-2 महीने बाद उसकी राइटिंग सुधर जाए। तो ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आरईसी और पीएफसी बनाएंगे देश भर की सारी डिस्कॉम के लिए, कि अगर आप इन कायदे कानून को फॉलो करेंगे तो आपका घाटा कम हो जाएगा। ये है सारी स्कीम। क्लियर हुई तो रिप्लाई करो। यस यस सर। यस सर। यस सर। अब एक शब्द यहाँ पे AT&C लॉस है। देखो आप लोग कभी लगता होगा ना सर, करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक कितना क्यों पढ़ाते हैं? कभी लगता है क्या? और लगता है तो पूछो जरूर। लगता है कि आप लोगों को साइंस एंड टेक में इतने अंदर घुस से क्यों पढ़ाता हूँ? नो सर। क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में एक पेपर है साइंस एंड टेक का, और उसमें 40% नंबर नहीं आएंगे ना तो मेंस निकलेगा नहीं किसी का। तो भले आपने बीए बीएससी कुछ भी किया हो और आप सोचे कि साइंस एंड टेक नहीं पढ़ेंगे तो आपका मेंस नहीं निकल सकता। आप देखिएगा नया पैटर्न के हिसाब से साइंस एंड टेक का पेपर 300 नंबर का है, वो भी क्वालिफाई, उसमें 40% मार्क्स तो लाना ही लाना है। इसलिए मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं साइंस एंड टेक के टर्मिनोलॉजी आपको समझाता रहता हूँ। यूपीएससी वाले तो बिना साइंस एंड टेक के पार ही नहीं होंगे, लेकिन एमपीपीएससी वालों के लिए भी शिवराज मामा का दिमाग घूम गया है। उसने साइंस एंड टेक को 300 नंबर का पेपर कर दिया है, और उसमें भी 120 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर उसमें 120 नंबर नहीं आए तो बाकी पेपर में कितना भी अच्छा लिख के आओगे, एमपीपीएससी मेंस कभी निकलेगा ही नहीं, ये शर्त है। इसलिए ये सब टर्मिनोलॉजी, ये सब शब्दावलियां अच्छे से सुनते रहो, पढ़ते रहो। एक यहाँ पे शब्द है AT&C लॉस। ये क्या होता है? असल में आप लोगों को पता होगा कि जब बिजली एक जगह से दूसरी जगह चलती, मान लो यहाँ से यहाँ तार के माध्यम से बिजली एक जगह से दूसरी जगह गई, तो उसका कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, क्योंकि बीच में आता है रेसिस्टेंस। बीच में आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध। वेरी गुड। प्रतिरोध आता है, मतलब कुछ ना कुछ। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर बिजली चली है, 10 एम्पियर चली है, तो यहाँ 9 ही मिलेगी या 8 मिलेगी। बीच में ये जो तार है ना वो खा जाती है, तो रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ खा जाता है। तो यहाँ पे AT&C लॉस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे T मतलब होता है ए मतलब एग्रीगेट, T मतलब होता है टेक्निकल। तो जब एक जगह से दूसरी जगह बिजली चली तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा, जिसको हम कभी कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इस दुनिया का सिद्धांत ही है। तो टेक्निकल लॉस तो हम कभी कम नहीं कर सकते, लेकिन जो कमर्शियल लॉस है कि भाई हमने आपको 100 रुपए की बिजली बेची और आपसे पैसा मांगने गए तो आपने 50 रुपए दिए और बोला कि जाओ नहीं देते, चाचा विधायक है हमारे, तो वो जो 50 रुपए का लॉस हुआ ना उसे कहते हैं कमर्शियल लॉस। तो हमें ये चाहिए कि टेक्निकल को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कमर्शियल लॉस को तो कम से कम करें। तो जब भी डिस्कॉम के लॉसेस की बात आती है तो ये शब्द लिखा रहता है हमेशा, AT&C लॉस। AT&C में T मतलब है टेक्निकल, जो कि बिजली जब चलेगी तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो C मतलब होता है वाणिज्यिक लॉस या कमर्शियल लॉस, कि आपने बिजली दे दी लेकिन उसके बदले आपको पैसा नहीं मिला। तो इसके लिए भी एक टारगेट है कि हम इसे 12 से 15% तक लाना है 2024-25 तक। इसको रटो मत, मुझे तो ये समझाना था इसलिए समझा रहा हूँ। AT&C क्लियर हो गया क्या? रिप्लाई कर दो। यस जी सर। सर। जी सर। एक ये स्कीम है कुसुम, कुसुम स्कीम, कुसुम, PM कुसुम स्कीम। लेकिन जैसे मैंने बोला अगर दिल्ली की कोई स्कीम है तो समझ लो उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा। तो इस कुसुम का नाम क्या है? PM फॉर प्रधानमंत्री, कुसुम मतलब K फॉर किसान, U फॉर ऊर्जा, S फॉर सुरक्षा, एवं अगले U फॉर उत्थान, M फॉर महाअभियान। PM कुसुम योजना। इस स्कीम के तहत ये है कि जो भी किसान है, भाई किसान है तो अपने खेतों में पानी देगा, पानी देगा तो उसको पंपिंग सेट चाहिए, टिल्लू पंप चाहिए। तो अभी जो पंप है उसको बिजली लगती है, मतलब वो तार लेता है, कनेक्शन लेता है, खेती का कनेक्शन लेता है, फिर पंप चालू करता है और उसके बाद अपने खेतों में पानी देता है। तो सरकार ने PM कुसुम स्कीम के तहत ये बोला है किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, सोलर पंप यानी सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप दिए जाएंगे, जिससे किसान जो नॉर्मल बिजली है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे और वो हर मौसम अपने खेतों को पानी दे सके। उसको ये नहीं देखना पड़े कि अब बिजली आएगी तब पानी दूं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो फीडर होता है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहां पे 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं होती है, 8 घंटे 12 घंटे ऐसी सप्लाई होती है। तो इसलिए PM कुसुम स्कीम के तहत सरकार ने बोला है किसानों को हम क्या देंगे? सोलर पंप देंगे। और सोलर पंप अधिकतम कितने HP का होगा? 10 HP का।
क्लियर हो गई मेरी बात? रिप्लाई करो। Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि हमारी सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन वो ऊर्जा हम चाहते हैं कि अक्षय ऊर्जा से मिले, रिन्यूएबल एनर्जी से मिले। क्योंकि अभी जो बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा हम बिजली बनाते हैं कोयले से, और कोयला जलता है तो फिर क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, आपको पता ही है। अगली न्यूज है डेल्टा वेरिएंट के बारे में। डेल्टा वेरिएंट क्या है भाई? कोरोना वायरस के इतने सारे अपडेट आ गए हैं कि अब फिजिक्स के भी जो सिंबल है वो कम पढ़ने लगे हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, पता नहीं कितने आएंगे इसके। खैर जो भी आए, अभी जो सबसे खतरनाक इसका स्ट्रेन है या जो खतरनाक अपडेट वर्जन है वो है डेल्टा वेरिएंट। पहली चीज, ये जिसको भी होगा वो 7 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी उसकी वो अपने आसपास एवरेज 7 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और इसे आर नॉट फैक्टर कहते हैं, आर नॉट फैक्टर कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अभी ये बोला गया जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन जिसने लगवाई है, तो हम जब वैक्सीन लगवाते हैं, असल में जो कोवैक्सीन है ये किसने बनाई है? आईसीएमआर ने मिलकर बनाई है। साथ में इसके साथ एक और कंपनी है, इसका नाम है भारत बायोटेक। इन दोनों ने मिलकर कोवैक्सीन बनवाई है। इस वैक्सीन को भी लगाया जा रहा है लोगों को, कुछ लोगों को कोविशील्ड लगाई जा रही। तो कोवैक्सीन जब हमने लगवाई, हमने टीका लगवा लिया, तो हमारे अंदर एंटीबॉडी आ गई। एंटीबॉडी मतलब अब हमें वायरस अगर अटैक करेगा तो हमारे जो जवान हैं शरीर के अंदर वो लड़ेंगे उनसे। तो अभी ये कहा जा रहा है, एक नई स्टडी में आईसीएमआर ने स्टडी करी, उसने बोला कि कोवैक्सीन लगवाने पे जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी है ना, वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं है। यानी मोटे तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन कारगर नहीं है। लेकिन हमारे देश में 2 ही वैक्सीन लग रही है अभी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। खैर जो भी है, ये एक स्टडी आई है, तो स्टडी में आपको समझा रहा हूँ कि डेल्टा वेरिएंट क्या है। एक स्ट्रेन है कोविड का, सबसे ज्यादा इसकी पॉजिटिविटी रेट है। इसका आर नॉट मतलब होता है एक वायरस, यानी एक व्यक्ति जिसको वायरस लगा है वो अपने आसपास कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है, उसको नापते हैं आर नॉट से। आर नॉट, तो इसका आर नॉट सबसे हाईएस्ट है, 7 से 8 लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। और ये जो कोवैक्सीन है, इसको आईसीएमआर प्लस बीबी यानी भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया था। और अब ये स्टडी मालूम चल रहा है कि भाई डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन काम नहीं कर रही। ठीक है, तो अब नहीं कर रही तो क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है, काफी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। हमारे देश में वायरस को लेकर जो भी रिसर्च होती है वो सब यहीं से होती है, और ये पुणे में है। इसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, हाँ भाई डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन काम नहीं कर रही है, या कोवैक्सीन से बनी हुई जो एंटीबॉडी वो काम नहीं कर रही। तो ये डराने वाली न्यूज है, लेकिन अपन डरेंगे नहीं। ठीक है, चले अगली न्यूज पे। अगली न्यूज पे चले। यस सर। नहीं, अभी अगली न्यूज पे नहीं। जब ये ऐसी बात आई है ना, तो कुछ एंटीबॉडीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडी मतलब ये ऐसे हमारे शरीर के सैनिक हैं जो कि कोई भी बाहरी चीज आने पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर के बॉडी गार्ड है, जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, इनको जब भी वायरस दिखता है, जैसे भी इनको वायरस मतलब असल में जो भी चीज हमारे शरीर के बाहर की, उसे पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन। इस पैथोजन के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब आ जाएंगे। पैथोजन मतलब कोई भी बाहरी चीज। इसी पैथोजन का एक हिस्सा है वायरस। तो जब भी कोई वायरस या मेरे अंदर आता है, या कोई भी पैथोजन मेरे अंदर आता है, जो मेरी एंटीबॉडीज होती हैं वो फटाफट इम्यूनोग्लोबिन बनाना शुरू कर देती है। इम्यूनोग्लोबिन तो आप समझते हैं, ग्लूकोज वाला। ठीक है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, प्रतिरोधक। तो इम्यूनोग्लोबिन फटाफट बनते हैं। इनमें से 2 इम्यूनोग्लोबिन के प्रकार है, एक आई स्मॉल जी कैपिटल जी और एक आई स्मॉल जी कैपिटल एम। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्यूनोग्लोबिन के 2 प्रकार हैं, आई स्मॉल जी कैपिटल जी, आई स्मॉल जी कैपिटल एम। और ये जो है, ये कोई भी पैथोजन आता है, अभी तो पैथोजन का एक ही पर्याय हमको दिख रहा है, वायरस। वो भी कौन सा वायरस? कोविड-19 का वायरस। लेकिन पैथोजन कोई भी हो सकता है। पैथोजन मतलब हर वो बाहरी चीज जिसको मेरा शरीर डिस्कार्ड कर दे, मना कर दे, तुम कहाँ घुसे आ रहे हो भाई, ये तुम्हारी जगह नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा काम नहीं है। तो हर वो चीज वो पैथोजन होती है। लेकिन अभी जो पैथोजन की बात कर रहे हैं, वायरस की कर रहे हैं। तो जब भी कोई पैथोजन या वायरस घुसता है, फटाफट हमारी इम्यूनोग्लोबिन ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं।
जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये एक सेल को बुलाते हैं, उस सेल का नाम है बी सेल। एक सेल को बोलते हैं बी सेल को। बी सेल जो है ये एक तरह की मेमोरी सेल है। असल में हमारे शरीर में जब भी कोई चीज आती है, हम पे अटैक करती है, तो उसकी एक याद बन जाती है, एक उसकी याददाश्त हो जाती है, उस याद को रखता है बी सेल। बी सेल उसको याद रखता है। तो जब भी मान लो कोई वायरस अटैक करता है, मान लो पहले किया था हमें, जैसे अभी क्या होता है, आपको वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन में अल्टीमेटली वायरस डाला जा रहा है आपके शरीर में, फिर वो 2-3 दिन बुखार रहता है, फिर धीमे धीमे आपकी बॉडी मजबूत बनती है। तो ये बी सेल को याद रहता है कि यार ऐसा कोई वायरस आएगा तो मैंने उससे कैसे लड़ा था, उसको याद है पूरा। बी सेल मतलब मेमोरी वाला है, इसको याद है। तो भविष्य में जब फिर कोई वायरस आता है तो बी सेल फटाफट टी सेल को बोलती है, टी सेल तैयार हो जाओ। टी सेल कौन है? लड़ने वाले लोग। टी सेल जो कौन है? ये लड़ने वाले लोग हैं, ये लड़ते हैं। लेकिन इनको आदेश कौन देता है, याद कौन रखता है कि भाई हम पे अटैक हो गया? याद रखती है बी सेल, और बी सेल टी सेल पैदा करती है फटाफट, और टी सेल लड़ने जाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। जी यस सर। सर। जी सर। तो बी सेल जो Yes, है वो sir. मेमोरी वाले सेल है, उनको। और जब हम कहते हैं ना हमारी एंटीबॉडी कम हो रही है या हमारे शरीर में एंटीबॉडी का लेवल कम है, इसका मतलब हमारी मेमोरी में मेमोरी कम हो रही है, यानी बी सेल भूलता जा रहा है कि ऐसा कोई वायरस आएगा तो लड़ना कैसे है। तो जो भी एंटीबॉडी का लेवल है कि अभी एंटीबॉडी इसके शरीर में कम है या ज्यादा है, वो सारा डिपेंड करता है बी सेल पे, क्योंकि बी सेल जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा मेमोरी रहेगी। बी सेल जैसे कम होते हैं मेमोरी हमारी कम हो लगती है, और अगर मेमोरी कम हुई तो जब भी वायरस अटैक करेगा तो बी सेल टी सेल को पैदा ही नहीं करेगा, और टी सेल पैदा ही नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे? लड़ेगा कौन? तो टी सेल फाइट करते हैं और बी सेल याद रखते हैं, उनको कुछ भूलता नहीं है। बी सेल मतलब मेमोरी वाला, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बी सेल अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो एंटीबॉडीज बनती ही नहीं है। एंटीबॉडी मतलब टी सेल। क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर। जी सर। यस सर। बस इतना ही जानो, ज्यादा नहीं। ठीक, वही सारी कहानी लिखी है कि जो मेमोरी वह होती है, बी सेल होती है, वो टी सेल के साथ कैसे रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि जो मेमोरी वाला बी सेल है उसको याद रहता है, तभी वो टी सेल को बोलता है जाओ लड़ो दुश्मन आ गया, जाओ लड़ो दुश्मन आ गया। नहीं तो टी सेल तो बेचारा बैठा है चुपचाप, उसको पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है। अगली न्यूज क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर न्यूज है। असल में हमारे देश में फिलहाल इस समय सरकार के पास ज्यादा ताकत है, और वो जो ताकत है, कभी कभी सरकार क्या करती है, उस ताकत का गलत उपयोग करके किसी को भी जेल में डाल देती है। और क्या बोलती है कि हमें लग रहा था कि ये आदमी कुछ अपराध करेगा, तो जब मैंने अपराध किया नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगा, यानी पुलिस को ऐसा लगा, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मैं अपराध कर सकता हूं, तो आपने मुझे अपराध होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए आपने मुझे डिटेन कर लिया, मतलब आपने मुझको नजरबंद कर लिया। एक तो ये होता है मैं अपराध करूं तो आप मुझको जेल में डालो, एक ये होता है कि भाई ऐसे नहीं होता, कभी कभी चुनाव होता है तो 2 दिन पहले सारे गुंडे उंडे को जेल में डाल देते हैं, सारे एक लाइन से गुंडे मवालियों को जेल में घुसेड़ देते हैं 2 दिन के लिए कि चुनाव खत्म होगा तब बाहर निकलोगे। ये क्या होता है? इसे कहते हैं प्रिवेंटिव। हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हम रोकथाम कर रहे हैं। हमें लगता है तुम कुछ उत्पाद मचाओगे, इसके पहले तुम उत्पाद मचाओ, उसके पहले ही हम तुमको पकड़ के जेल में डाल दें। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 इसके बारे में बात करता है। लेकिन आर्टिकल 22 ये भी कहता है अगर आपने मुझको पकड़ा है और ये कह के कि हमको लगता है तुम बाहर घूमोगे तो तुम लोगों को उकसाओगे, दंगा कराओगे, तो ठीक है आप मुझको जेल में डाल दो, इन द सेक ऑफ पब्लिक ऑर्डर आप मुझको जेल में डाल दें। लेकिन आप आर्टिकल 22 ये कहता है कि भाई, जो कि फंडामेंटल राइट में भी आता है, कि आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर बंद कर रहे हो तो बताओ कि क्यों बंद कर रहे हैं, रीजन दो उसको पता होना चाहिए कि उसका अपराध क्या है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये देखने को मिल रहा है सरकार किसी को भी उठा के बंद कर दे रही है और बताती भी नहीं क्यों बंद की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का जब भी वायलेशन होता है, जब भी फंडामेंटल राइट को सरकार इसकी अवहेलना करती है, तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 से जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 से जा सकते हैं, और अपनी जो रिट है हमारी, उन रिट को लगा के जा सकते हैं। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्टर है, जो फंडामेंटल राइट का जो रक्षक है, वो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा कि भैया किसी को भी बंद कर रहे हो ना, पहले तो किसी को बंद मत करो मन मर्जी के। कि वो गंगा जल में मूवी में डायलॉग था ना, दरोगा का पावर जानते हो, तो ऐसे दरोगा का पावर मत दिखाओ हर जगह। किसी को अगर बंद भी करना है ना, तो सबसे पहली चीज
एक रीजन होना चाहिए पब्लिक डिसऑर्डर, कि ये व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। लोक व्यवस्था मतलब रोड में रैली निकालेगा, पब्लिक के बीच में जाके एक तरह से जैसे कहते हैं डिसहार्मोनी फैलाएगा, पब्लिक के बीच में जाके कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे दंगे हो जाएंगे। तो सिर्फ अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है तभी किसी को पकड़ो, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान क्रिकेट मैच पाकिस्तान टीम को जीतते हुए ताली बजा दी तो आप उसको पकड़ ले जाओ कि नहीं नहीं ये तो देशद्रोही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बस आप किसी को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हो तो ध्यान रखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर के केस में ही उसको जेल में पकड़ डालना है। ऐसे नहीं कि आप हर किसी को रख दो ये लिख कर कि नहीं ये कानून के लिए खतरा था या फिर ये सरकार के लिए खतरा था, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 22 का उपयोग कम से कम करिए, किसी को भी जेल में मत डालिए तो लिखित में बताइए कोर्ट को कि क्या इस आदमी अगर ये जेल के बाहर रहता तो क्या इससे पब्लिक ऑर्डर को दिक्कत होती। अगर सेटिस्फाई रहेगा तो कोर्ट बोल देगा हाँ इसको रख लो जेल में, अगर नहीं सेटिस्फाई रहेगा तो कोर्ट फटकार लगाएगी पुलिस को और बोलेगी इस आदमी को छोड़ दो। मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई कर दो। यस सर। जी Yes, सर। sir. तो आर्टिकल 22 क्या है, ये सब बातें अपन कभी पॉलिटी में इत्मीनान से पढ़ लेंगे, अभी इसमें ज्यादा मत घुसो। अगली न्यूज है ओजोन लेयर को लेकर या ओजोन को लेकर। जब ऑक्सीजन के 3 अणु, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एक साथ होते हैं यानी O3 बनता, O3 रुको जब ऑक्सीजन के 3 अणु एक साथ आते हैं उसे कहते हैं ओजोन, इसे कहते हैं ओजोन। और ऑक्सीजन किसे कहते हैं? O2 को ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन O3 को क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन 2 तरह की होती है, एक ओजोन को कहते हैं गुड ओजोन, अच्छी ओजोन, एक ओजोन को कहते हैं बैड ओजोन। अब गुड और बैड ओजोन क्या होती है ये जान लो। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और इसने एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में जैसे ही ठंडियां बढ़ेंगी वैसे ओजोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ओजोन का लेवल दिल्ली में जैसे ठंडी बढ़ेगी सर्दी बढ़ेगी तो ओजोन का लेवल जो एक निश्चित लेवल होना चाहिए, परमिटेड लेवल होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को अस्थमा, लोगों को सांस लेने में परेशानी और लोगों को अटैक भी आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि मैंने अभी बोला कि ओजोन गुड और बैड दोनों होती है, तो ये क्या होती है? इसके लिए थोड़ा नीचे जाते हैं और ये सारी बातें समझाते हैं आपको और फिर बताएंगे दिल्ली में क्या हो रहा है। पहले इसको देखो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में अगर हम इधर जाएं, इधर स्ट्रेटोस्फीयर में जाएं, यानी ट्रोपोस्फीयर क्या कहते हैं? समताप मंडल। हिंदी वाले बता दे क्या कहते हैं ट्रोपोस्फीयर को? शोभ मंडल बोलते हैं। मंडल। और इसको समताप कहते हैं ना स्ट्रेटोस्फीयर को? हाँ सर। बढ़िया। तो समताप मंडल में जो ऊपरी समताप मंडल है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पे हमें मिलती है ओजोन लेयर, वहां हमें मिलती है ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन लेयर है इसका मेन काम ये होता है कि सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ये सोख लेता है, उनको ये अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमारी धरती के लिए कंबल का काम करता है, ये कंबल का, कि हमारी धरती में जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सूरज से आ रही हैं वो हमको नहीं मिलती है, जिससे पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु सब सुखी है। तो ये जो ओजोन है जो कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर में है, उत्तरी समताप मंडल में है, इसे कहते हैं गुड ओजोन लेयर, गुड। और इसको भी खतरा है, किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से खतरा है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से खतरा है। क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, कार्बन तो आप जानते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन और ये कार्बन। तो इनका उपयोग असल में
हम हर उस चीज में इन गैसेस का उपयोग करते हैं जो ठंडे को गर्म और गर्म को ठंडा कर देती है। जैसे एसी, एसी क्या करता है, कमरा को अंदर ठंडा करता है लेकिन बाहर गर्म हवा फेंकता है। फ्रिज, फ्रिज अंदर ठंडा रहता है लेकिन बाहर गर्म हवा फेंकता है। तो वहां पे इन सब गैसेस का हम उपयोग करते हैं। ये सारी गैसेस जो होती हैं ये ऊपर उड़ते हुए जाती हैं और ये जो ओजोन लेयर है हमारी, इस ओजोन लेयर में जाके इससे रिएक्शन करती है और ये जो O3 है, O3 को तोड़ तोड़ के ये क्या कर देती है, O2 कर देती है। तो धीमे धीमे यहाँ पे ओजोन लेयर में होल हो जाता है। क्या हो जाता है, होल हो जाता है या छेद हो जाता है, जिस वजह से अब जब सूरज की रोशनी आती है ना तो उस छेद से पार निकल के धरती में आ जाती है। तो ओजोन लेयर का छेद होना या ओजोन लेयर में होल होना हमारी मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए खतरनाक था। इसीलिए 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था हमने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसमें दुनिया भर के देशों ने ये आके बोला कि भाई कुछ करो, ये ऐसे में तो पूरी ओजोन लेयर, ये जो अपनी चादर है, ये अपना ब्लैंकेट है, ये पूरा खाली हो जाएगा, ये पूरा खोखला हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। मरना इट मीन्स यूवी रेस आपके शरीर में पड़ेंगे तो आपको स्किन कैंसर होगा। और बाद में दुनिया भर को समझ में आया और आज गनीमत है इन लोगों की, इन लोगों ने आज से 30-40 साल पहले ऐसा सोचा। आज हमारी ओजोन लेयर लगभग हील हो चुकी, लगभग ये स्वस्थ हो चुकी है थैंक टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन ऊपर जो ओजोन है ये तो गुड ओजोन है, लेकिन यही ओजोन अगर धरती में आ जाए और जहां हम सांस लेते हैं मतलब जमीन में, जमीन के आसपास हमारी ऑक्सीजन के साथ जब घुल जाती है तो उस ओजोन को हम कहते हैं बैड ओजोन, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी नाक ऑक्सीजन लेने के लिए बनी है, ना कि O3 लेने के लिए बनी है। यहां तक की कहानी क्लियर है तो रिप्लाई करो। यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो हमारी जो नाक है, हमारा शरीर है, वो O3 नहीं लेता, O2 लेता है। लेकिन हम धरती में, जैसे मैंने बोला कि आप खूब एसी चला रहे, खूब फ्रिज चला रहे, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस है जहां पे हम इन फ्रेऑन गैसेस का उपयोग करते हैं। और जैसे मैंने दिल्ली के बारे में बोला है, इसकी क्या बड़ाई करूं, इसकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे हवा ही फंस जाती है, घूमती रहती है। तो कई बार हवा ऊपर नहीं उठती, और ठंडियों में तो हवा ऊपर उठेगी ही नहीं क्योंकि तापमान ठंडा है, तापमान कम है, तो हवा भारी होकर जमीन में आ जाती है। और जब जमीन में आ जाती है तो उस नॉर्मल हवा के साथ धूल, धक्कड़, कंकड़, पत्थर के साथ वो जो ओजोन है वो भी मिक्स हो जाती है। और फिर वही ओजोन मिक्स वाला, वो जो गंदी, विषैली, जहरीली हवा रहती है, उसको दिल्ली वासी बड़े प्यार से लेते हैं सुबह शाम। और कोरोना आने से पहले, कोविड आने से पहले भी मास्क लगाया करते थे वो लोग। अगर आप लोगों का कोई परिचित हो दिल्ली में तो उससे पूछना, उसके घर में बकायदा एयर प्यूरिफायर भी लगा होगा। उन लोग अपने घर के अंदर भी हवा शुद्ध करने के लिए 50-60 हजार, 1 लाख रुपए खर्च करते हैं बेचारे। तो ये जो ओजोन है, अभी इसने जो अपना CSE सेंटर है उसने बोला है कि भैया दिल्ली में जैसे सर्दी बढ़ेगा, ओजोन जो है वो यहाँ की वायुमंडल के साथ मिल जाएगा और लोगों को सांस में, उनके शरीर में, उनके फेफड़े के अंदर जाएगा, तो वो उनको अस्थमा फैलाएगा, वो उनके लंग्स को खराब करेगा, वो उनके एक बीमारी होती ब्रोंकाइटिस वो करवाएगा, और हो सकता है उनमें से कई लोग, बुढ़े लोग, अटैक से मर भी जाए। एयर पॉल्यूशन से हमारे देश में हर साल 10 लाख लोग मरते हैं, उनमें से 7 लाख सिर्फ दिल्ली के और उसके आसपास के एरिया में मरते हैं। इसलिए दिल्ली को वर्ल्ड की पॉल्यूशन कैपिटल कहते हैं। तो यही सारी बात यहाँ पे कही हुई है कि भैया, और जैसा अभी मैंने एक शब्द बोला कि जब मेरे पास नॉर्मल साफ हवा थी, नॉर्मल एयर थी, लेकिन उसके साथ जब स्मोक जुड़ गया, और जब ठंड आती है तो सुबह सुबह धुंध होती है, कोहरा होता है, तो एक शब्द है यहाँ पे, इस शब्द का नाम है स्मॉग। इस शब्द का नाम है स्मॉग। स्मॉग 2 चीज से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फॉग। फॉग तो आप जानते हैं, कोहरा। स्मोक मतलब धुआं। जब धुआं और कोहरा साथ मिल जाए तब बनता है स्मॉग। और ये स्मॉग इतना जहरीला होता है, एक तो पहले तो हमारी विजिबिलिटी कम कर देता है। हमें दिल्ली में दिन के 11 बजे तक वो दिखता ही नहीं है, ठंडियों में 11 बजे तक, क्योंकि वहां कोहरा है ही नहीं, वहां तो स्मॉग फैला है। दूसरा, ये स्मॉग ही लोग लेते हैं और उनका शरीर में बहुत ज्यादा उसको क्या होता है, हानि होता है, या उस पर बेकार इफेक्ट आते हैं उनके ऊपर। तो स्मॉग ध्यान रहेगा, स्मॉग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मॉग। अप्लाई करो। और ये जो स्मोक है ना, ये ऐसा नहीं है कि कहीं भगवान ने चिमनी जलाई है, हमने ही चिमनी जलाई है। तो हम इतने सारे जो इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से जो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गई या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए, जो कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारी फैक्ट्रियों से निकलते हैं, खासकर जो
फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो वीओसी निकालते हैं। ये सब चीज इन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा वैसा खिला के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चिमनी थोड़ी सी कम नीचे रखते हैं और धुआं निकालते रहते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जमीन में छोड़ देते हैं और फिर अल्टीमेटली मरते यही लोग हैं। लेकिन ये जो स्मोक है ना, ये दिल्ली वाले खुद ही पैदा करते हैं। और फिर मैंने बताया कल परसों क्लास में कि आनंद फानन में दिल्ली में क्या बोलेंगे, बदरपुर का जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसको बंद कर दो, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दो। सर मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है तो वहां ये नहीं। अमन, मैंने फिर बोला है दिल्ली की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि समझ लो गड्ढा है, वो दिल्ली एक गड्ढा है। दिल्ली एक समझ लो, जैसे आप लोगों ने मध्य प्रदेश में जानते होंगे एक जगह है छिंदवाड़ा के पास पाताल कोट, कोई अगर जानता हो पढ़ा हो, पाताल कोट क्या है, जमीन से 3 किलोमीटर गहराई पे। लगभग दिल्ली ऐसा है कि वो थोड़ा जमीन से नीचे है और चारों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिर गया है वो, तो वहां पे जो भी चीज चाहता है वो ट्रैप हो जाता है। मुंबई के साथ ऐसा नहीं है, मुंबई समंदर किनारे है, वहां पे समंदर से हवाएं आती हैं जाती हैं, वहां पे जो भी पॉल्यूशन है ना वो सब रफा दफा हो जाता है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज नहीं है, सवाल आ गया, सवाल का रिप्लाई कर दीजिए। एडीज एजिप्टी मच्छर जो है वो किस तरह की बीमारी को फैलाने के लिए उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है? जीका वायरस। सवाल अच्छे से पढ़ना। किसी ने जवाब गलत जवाब दिया, अभी आस्था ने गलत जवाब दिया, कोमल ने गलत जवाब दिया। ठीक है, ये सब फैलाता है, जीका, चिकनगुनिया, डेंगू सब फैलाता है एडीज। ऑल ऑफ द। जल्दीबाजी मत क्या करो, सवाल अच्छे से देखो, जवाब दो। चलो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सब फैलाता है ये। अगला सवाल है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। इसमें पहली लाइन ये बोल रही है डिटेनी, डिटेनी मतलब जिसको पकड़ लिया गया उसे डिटेनी कहा जाता है। अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन हैव नो राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ये मैं समझाता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है अगर सरकार ने किसी को पकड़ लिया है तो उसके पास आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के हिसाब से कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। बिल्कुल गलत। उसको भी उसके पास राइट है कि वो जाने उसको पकड़ा क्यों गया है, उसके पास राइट है कि वो आर्टिकल 19 के तहत वकील कर सके, उसके पास राइट है उसका वकील आके उसके खिलाफ बोल सके कि भैया कैसे पकड़ लिया मेरे व्यक्ति को। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है नो राइट, नो नहीं है, राइट है। हाँ अगर कोई आतंकवादी है, अब हमने कसाब को पकड़ा था, मान लो अजमल कसाब को 26/11 का अटैक किया था मुंबई में, तब वो थोड़ी ना बोलता कि नहीं नहीं मेरे पास राइट है मुझे वकील लाके दो, हमने तुम्हें देखा है तुम गोली चला रहे थे, तब उनको रोक सकते हैं। लेकिन ऐसे हवा में किसी को पकड़ लोगे या मुझको मान लो आके पुलिस पकड़ ले जाए तो मेरे पास राइट है कि मैं पूछ सकूं वाई आपने मुझे क्यों डिटेन किया है। मैं पूछ सकता हूँ कि भाई आपके पास कहाँ से अथॉरिटी है डिटेन करने की। मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई आप 24 घंटे के अंदर मुझे कोर्ट के सामने पेश करिए, ठीक है। और मैं उनसे ये पूछ सकता हूँ कि मुझे मेरे लॉयर से बात करने की परमिशन दीजिए, मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ, ये मेरे पास राइट है। हाँ अगर आतंकवादी नहीं हो तो। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है नो सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट रेकलेस यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ ये सही बात है, संविधान ऐसी कोई बात नहीं कहता कि प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होना चाहिए या किसी को अगर पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या क्या उसके साथ उद्धार करना चाहिए, क्या उसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। संविधान ऐसी बात नहीं करता, संविधान कभी फालतू बातें नहीं करता। संविधान एक ऐसी किताब है जो हमें गाइड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती, गाइडलाइंस बताता है कि देश में ये होना चाहिए। उसके अंदर की सारी कहानी के लिए फिर नए नए कानून हैं, हम समय के साथ नए नए कानून लाते हैं और उसमें पूरा डिटेल में लिखते हैं कि हाँ संविधान के इस आर्टिकल में बात की थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की थी, जैसे आर्टिकल 22 में बोला था कि हम लोगों को पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे कानून है, टाडा है, पोटा है, यूएपीए है ना, एनएसए है, बहुत सारे कानून है। लेकिन संविधान बाकायदा इसके लिए कोई बात नहीं करता। तो इसमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो इसमें नाइदर वन नाइदर टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्कीम है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये किससे संबंधित है? पावर कंपनी। पावर कंपनी से। पावर कंपनी। और इस पावर में भी अगर ज्यादा स्पेसिफिक होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, वितरण कंपनी से, ठीक है।